स्काईलार्क ग्रुप प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ हरियाणा, सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। भारत की आर्थिक उन्नति में आप जानते हैं सबसे बड़ा जो वेपन है वो क्या है हमारे पास? आवर यंग पॉपुलेशन। जो हमारे पास युवा शक्ति है वही हमारा भविष्य निर्धारित करेगी और वही हमें उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाएगी। तो ऐसे में जब भी मुझे मौका मिलता है किसी युवा से मिलने का, ऐसे युवा से मिलने का जो अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेकर जा रहा है, तो मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ। आई गेट वेरी एक्साइटेड। और ऐसे ही एक युवा आज हमारे साथ विजनरीज ऑफ हरियाणा पॉडकास्ट में जुड़े हैं, लक्षित मित्तल, डायरेक्टर नटराज ग्रुप। तो आप हुए थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पर किसी ने इसकी शुरुआत करी थी, तो वो कहानी हम जानना चाहेंगे कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? सो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो हरियाणा से ही हैं। महावीर प्रसाद जी। महावीर प्रसाद जी के फादर। अच्छा। एंड मेरे दादाजी महावीर प्रसाद जी का भी जन्म हरियाणा में ही हुआ। अच्छा। वो एम्बिशंस में और नई फील्ड को एक्सप्लोर करते हुए दिल्ली आए थे 1970 के दशक में, और उन्होंने आके व्यापार को समझा, कुछ काम करे और धीरे धीरे अपने आप को रूपरेखा में डाला। हमारे ग्रैंडफादर ने उनके शुरू करे हुए व्यापार के अंदर इंटरेस्ट लिया, जो कि कपड़े का था। कपड़े से करते करते हमने पॉलीमर में उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। ये शुरुआत किस साल में? 1970 में आए थे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आते ही ये कपड़े का बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी ट्रेडिंग शुरू करी। अच्छा। छोटे मोटे जो कपड़े होते थे उस तरह से उन्होंने व्यापार शुरू किया उसका। उनको काफ़ी सहयोग मिला यहाँ की जो मिलें थी, क्लॉथ मिल्स थी उनका, और पुरानी दिल्ली की रिहायशी इलाकों में उन्होंने दुकान लेके अपना काम शुरू किया। इस व्यवसाय को बढ़ाते हुए ग्रैंडफादर ने उसको संभाला, और साथ साथ उन्होंने उसको, जब उनके बच्चे बड़े हुए, उनके साथ में डाइवर्सिफाई किया पॉलीमर प्लास्टिक बिजनेस के अंदर। तो उन्होंने ये कौन सा सन हुआ? ये 1990 का दशक में उन्होंने शुरू किया। 90s। यस। तो जो प्रोडक्ट्स से कुछ प्रोडक्ट्स देखे, कुछ ग्रैनुअल्स थे प्लास्टिक के, जिससे प्लास्टिक्स बनते हैं कोई भी प्रोडक्ट के अंदर। तो पाइप्स और तिरपाल उन्होंने एक प्रोडक्ट को चुना और उसके अंदर अपनी क्षमता से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके एक अच्छे उत्पाद का निर्माण किया, जो धीरे धीरे करके दिल्ली से हरियाणा, बॉम्बे, बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान, काफ़ी विभिन्न तरह की, हर तरह की स्टेट को उन्होंने कवर किया। तो आज भी हम उसी लीगेसी को, उनकी जो विज़न है कि एक अच्छी प्रोडक्ट को और कंज्यूमर्स तक पहुंचाना एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ में, उसको लेके आगे चल रहे हैं। आप कब जुड़े इस बिज़नेस से? मैं इस बिज़नेस से जुड़ा सन 2018 में फुल फ्लेज। 2016 से ही मैं, जब मेरी MBA चल रही थी, मैं इस बिज़नेस को देखता रहता था, कुछ इनोवेशंस देता रहता था कि किसी भी तरह से मैं इसका पार्ट रहूं डेवलपमेंट का, ग्रोथ का। और 2018 में जब मैंने इसको फुल फ्लेज ज्वाइन किया अपनी पढ़ाई पूरे होने के साथ ही, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स को संभाला, जिसके अंदर हमने क्वालिटी ऑपरेशंस देखने शुरू करें सबसे पहले। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ ऑल द यूनिट्स? यस। तो हमारे यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हमारे एक्सपोजर बहुत अच्छे से दिया जाता है काम का, किसी भी न्यू कमर को, कि इसका इंटरेस्ट आए। जिस उम्र में आपने बिज़नेस ज्वाइन किया या जिस उम्र में देखना शुरू किया बिज़नेस को, वो उम्र भी होती है जहाँ पर इंसान बहुत रिबेलियस भी होता है। कई फैमिली बिजनेसेस में देखा भी गया है कि जो यंग जनरेशन आ रही है वो थोड़ी रेजिस्टेंस रहता है, नहीं ये नहीं, हम कुछ न्यू जनरेशन वाला काम करेंगे। कभी आपके जहन में इस तरह का कोई थॉट आया, या शुरू से ये क्लियर था कि नहीं, जाना मुझे इसी बिज़नेस में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जैसे मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था, जो हमारे आसपास के सर्कल थे उस समय, तो हमें कुछ लगता था कि ये शायद पाइप्स, तिरपाल, पॉलीमर्स इज़ गुड, बट इट्स नॉट गिविंग अस द किक, मे बी इट वॉन्ट गिव मी अ किक। मुझे शायद वो इतना उत्साहित नहीं करेगी चीज़ें जो मेरी पर्सनैलिटी को मैं बता सकूं कि हाँ, आई हैव डन समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो उस एरा के अंदर एक टाइम था, मैंने कुछ इनोवेशंस करी थी स्टार्ट, जैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया था।
उस समय एक मेरा वेंचर था पहला जिसका नाम था वेज वेंडर्स। वेज वेंडर्स, हाँ, तो VG मतलब VEGVENDORS। शाकाहारी वेंज हाँ, हाँ, तो हमने इसको वेबसाइट को जब बनाया था, जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट चल रहे थे अच्छे बूम पे, स्नैपडील्स थे, तो हमें लगता था कि आईटी में कुछ इनोवेशन करनी चाहिए और एक गैप दिखा मार्केट में कि गैप ढूंढना है। तो हमें पढ़ाया जा रहा था अपने कॉलेज टाइम में कि सर्विस सेक्टर इज़ इन्वॉल्विंग विद आईटी एंड इनोवेशन। तो हमने थोड़ा सा उसको उस तरह से रखा कि सर्विस सेक्टर में गैप ढूंढागा और वेज वेंडर्स करके एक प्रक्रिया बनाई गई ऑनलाइन। उस समय ब्लिंकिट जैसी चीज़ें नहीं थी। सन 2016 में बीटेक में कर रहा था उस समय, तो मेरे एक मित्र के साथ मिलके, सहयोगी मिलके हमने इसको बढ़ाया आगे। तो उस समय में इतना इकोसिस्टम डेवलप नहीं था जो हम उसको, ना मेरी तैयारी थी इतनी, तो इतने अच्छे से मैं उसको नहीं कर पाया। बट मेरी लर्निंग अच्छी हुई। उसके बाद मुझे गैप एरियाज पता लगे और मेरे इसके अंदर फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ भाई, इट इज़ अ फेलियर एक्सेप्टेड। एंड देन पिवट भी आसान हुआ जब उन्होंने देखा कि मैंने अपने विजन को करा, उसके अंदर क्या लर्निंग्स ली। आज वो मेरे को हेल्प किया उनके उस कॉन्फिडेंस ने कि मैं उनके उस विजन को कैरी फॉरवर्ड करूं, उस लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड करूं कि कभी भी हम इस तरह की इनोवेशन के लिए जब भी तैयार हों तो हम कभी पीछे ना रहें। अब आते हैं इनोवेशन पर। जब से आप आए हैं, क्या ऐसी चीज़ें जैसे पाइप्स और पॉलीमर्स वगैरह में क्या इनोवेशन है और कस्टमर एंड पर क्या इनोवेशन कर सकते हैं जो जिनको कि आप लेकर आ रहे हैं? जैसे जो पॉलीमर है, ये बड़ा एक फ्लेक्सिबल उत्पाद है हमारे किसी भी मटेरियल साइंस डोमेन के लिए। हाँ, हाँ। ये पॉलीमर इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि किसी भी शेप में, साइज़ में कन्वर्ट हो सकता है और ये रिसाइकलेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स। अच्छा। तो इससे क्या है कि एक बहुत बड़ी निर्माण शैली का एक स्पेस मिलता है और इनोवेशन डे बाय डे होती रहती है पॉलीमर के अंदर। अब इनोवेशन आती है इंजीनियरिंग पॉलीमर्स की। फिर इंजीनियरिंग पॉलीमर में ABS, PC, पॉलीकार्बोनेट, इस तरह के नए नए पॉलीमर्स आए जो कि जैसे हम अपने कार के अंदर देखते हैं, डैशबोर्ड्स के अंदर देखते हैं, मोबाइल के बैक्स में देखते हैं। और इंजीनियरिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घरों के अंदर आर्किटेक्चर लेवल पे हम देखते हैं। और अब वो इतनी इनोवेशन बढ़ती जा रही है कि हम एरो साइंस में, एरोप्लेन्स में, रॉकेट्स के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर, न्यू बोट्स, सबमरीन्स के अंदर पॉलीमर्स का यूसेज देख रहे हैं। तो वो इनोवेशन लगातार होती जा रही है। और पाइप्स के अंदर एसेंशियली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाइप का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है सुरक्षित जल को रखना। तो उसके लिए हमने कार्य करा और जो भी इनोवेशन आती है मटेरियल साइंसेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वो हम लेके आते रहे। चाहे वो केमिकल्स की थी, चाहे वो प्रोसेस की थी, चाहे वो मशीनरीज की थी, वो उसको हमने लर्न किया, उसको लाए और उसको इम्प्लीमेंट किया। सस्टेनेबिलिटी पे भी बेसिकली आप लोग काम सोच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। तो पानी तो एक स्पेक्ट्रम हो गया सस्टेनेबिलिटी का, और क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने प्रोडक्शन में या अपनी सप्लाई में इनकॉर्पोरेट करी हैं टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी एंड टू गिव इट बैक टू द एनवायरनमेंट? तो सबसे पहला सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है ना उसको नेचुरल रखा जाए। ये मुश्किल होता है जब हम मॉडर्न डेवलपमेंट में आते हैं। तो उसके अंदर ना बैलेंस करने के लिए कुछ हम प्रोटोकॉल्स बना लेते हैं या कुछ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को बनाएं, उत्पाद करें, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है और वो एनर्जी हम नेचुरल जितनी रख सकते हैं रिसोर्सेज में उतना अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ किए, जैसे सोलर एनर्जीज़ को यूज़ किया, सोलर पैनल्स यूज़ किए। उसके बाद जो उत्पाद बना उसकी क्वालिटी को फर्स्ट स्टेज से ही मॉनिटर करते हुए लास्ट स्टेज तक लेके आए, जिससे कि क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वेस्टेज यानी कि जो रिजेक्शंस हैं वो मिनिमम हो। मतलब जो जापानीज़ स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स हैं, या जर्मनी जो जाने जाते हैं, वो इसलिए जाने जाते हैं कि उनकी वेस्टेज बहुत कम होती है और अच्छे उत्पाद बनाते हैं। तो जब मटेरियल की वेस्टेज कम होगी, अच्छा उत्पाद बनेगा, तो क्वालिटी कंट्रोल के साथ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं कार्बन क्रेडिट्स को इम्प्लीमेंट मिशन में, मतलब आप ये समझिए एक कंट्रोल होगा। इसके अलावा हमने काफ़ी और प्रैक्टिसेस रखी हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग्स करना मटेरियल की। हमारे प्लांट से कोई ज़ीरो वेस्ट है, मतलब ज़ीरो एमिशन। कोई भी ऐसा पॉलीमर, 1 किलो भी ऐसा पॉलीमर नहीं है जो हमारे प्लांट से वेस्ट डिस्चार्ज होता है। इट इज़ ऑल यूटिलाइज। मुझे एक बात बताइए, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनफैक्ट पिछले 10-12 सालों में बहुत काम हो रहा है। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। गिवन दिस बैकड्रॉप, हाउ डू यू सी द पाइप इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, और इफ़ आई हैव टू से द पॉलीमर इंडस्ट्री इन टोटल, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले 10 सालों में? सर, पाइप इज़ द लाइफ लाइन ऑफ वाटर।
मतलब इट्स अ कैरियर, दे आर फ्रेंड्स। सो पाइप तो जैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है जल जीवन मिशन पे, अच्छा। और डिफरेंट स्टेट्स भी उसको इनहेरिट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से। उनका मेन मोटिव ये है कि जैसे वाटर कंजर्वेशन हमारी मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो इस चीज़ों को देखते हुए समझ आता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं लाइक आगे पर्यावरण के लिए भी और हमारे लिए भी। और पाइप्स इसके अंदर भूमिका ऐसे निभाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे को पानी को लेके जाना होता है सुचारू रूप से, विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड, विदाउट चेंजिंग इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी, और विद मेंटेनिंग इट्स फ्लो। तो वो पाइप्स के अंदर बहुत तरह की इनोवेशन इन द साइज ऑफ द पाइप्स, डायमीटर, इन द स्ट्रेंथ ऑफ द पाइप्स कि वो कितने प्रेशर से उस पानी को लेके जा सकते हैं, कितने फ्लो से उसको लेके जा सकते हैं, फिर टेम्परेचर्स कि किस तरह के टेम्परेचर्स को वो वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। और मैं कहूँगा पाइप्स वाटर के अलावा लिक्विड फॉर्मेट हम उसको समझें कि लिक्विड्स ऑल काइंड, केमिकल्स वगैरह, इतने भरपूर डोमेन है जो कि आज इनोवेशन नहीं हो सकती किसी भी केमिकल्स के बगैर। तो केमिकल्स, गैसेस, वाटर, एवरीथिंग विच हैज़ टू बी फ्लो इन अ चैनल हैज़ टू बी गो थ्रू अ पाइपलाइन। एंड इसके अंदर बहुत ट्रिमेंडस इनोवेशंस हैं इवन टुडे एज वेल, लाइक फ्लोरोपॉलीमर्स। ये ऐसे नए सेक्टर्स हैं जो खुलते जा रहे हैं और नए लोगों को इसके अंदर काम करना चाहिए क्योंकि ये सेक्टर्स आगे ग्रोइंग है। और ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पुराने लोग हैं जिनकी लीगेसी है उनके लिए है, ये नए कमर के लिए भी अप्रिशिएबल है जो आके अपनी मटेरियल साइंसेज से डेवलप करके कुछ इनोवेशन ला सकते हैं। ये सोशल मीडिया के ज़माने में ना इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन दोनों ही बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो अब क्योंकि आप पॉलीमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पाइप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो एक मैंने कहा आपसे ही क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ। ये कोई वीडियो देखा हमने जहाँ पर वो बता रहे थे कि भाई देखो सरिये की जगह इन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। फिर कोई दूसरा वीडियो देखा जहाँ पे बताया गया कि साहब यही नॉर्म है, जब वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है या कुछ होता है तो लोहे के सरिये की जगह ये पॉलीमर या प्लास्टिक वाले यूज़ होते हैं। ऐसा भी कोई इनोवेशन है या ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक्चुअली क्या है, प्लास्टिक रीइंफोर्समेंट नाम की एक चीज़ है जो जैसे FRPs हैं, फाइबर रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक्स, ये कैसे पॉलीमर के साथ में ब्लेंड कर दिए गए। प्लास्टिक इतना फ्लेक्सिबल चीज़ है कि इससे मेटल, मिनरल्स और ग्लासेस और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टर्स के साथ में कम्बिनेशन के अंदर हम बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो जैसे बिल्डिंग्स के अंदर अब नए FRP के सरिये आ रहे हैं, बार आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी आधुनिक तकनीक है और ये अच्छे भी हैं पर्यावरण के लिए भी और स्ट्रॉन्ग भी है, लेस वेट के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं। तो ये चीज़ें ठीक है और ये अच्छी इनोवेशन चलती जा रही है और देश भर में काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट इस पे काम कर रहे हैं तेज़ी से और इनोवेटिव सेक्टर्स हैं। जो ये क्लैरिफिकेशन वीडियो था बेसिकली वो सही था। बिल्कुल सर, कि ये इनोवेटिव चीज़ें सिविल के अंदर भी बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है। आपके भाई साहब जो हैं, छोटे भाई ऋषभ, वो भी अब आ गए हैं फैमिली बिजनेस में। जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे, कभी कोई फ्रिक्शन होता है या जिम्मेदारियों का बंटवारा क्लियर है? अगर है तो कैसे आप लोग करते हो जिम्मेदारी? सर हमारे में ना जैसे या फिर वो छोटा है तो उसको लाइक आप कंट्रोलर छोटे हो सी थोड़ा सा मिक्स मैच ही होता है इसके अंदर। कुछ जैसे जो एक बड़े भाई का फ़र्ज़ होता है कि उसको कहना कि हाँ भाई छोटा है, तो वो चीज़ें जनरल है। बट जब हम ऑफिस के अंदर होते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे रखते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको एक्सपोजर मिले हर चीज़ का। जैसे मुझे मेरे बड़ों ने, हमारे से बड़ों ने, जनरेशन ने, ग्रैंडफादर ने, उनके ब्रदर, मेरे फादर ने और उनके ब्रदर्स ने हमारे को दिया एक्सपीरियंस, हर चीज़ का एक्सपोजर दिया। तो मेरी भी कोशिश रहती है हर चीज़ का एक्सपोजर ले, चीज़ें समझे, फ्री हैंड रहे और जिस डोमेन में इंटरेस्ट है उसको कैरी फॉरवर्ड करें और किसी भी तरह का गैप रहने नहीं देते क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली डिस्कशन करते हैं। देयर इज़ अ ब्रिज हमारी फैमिली के अंदर, इवन ग्रैंडफादर बीइंग अ चेयरमैन एंड माई फादर बीइंग एन MD, एंड we are taking it legacy forward and they are brothers also and helping to shape this venture, how to make it a good effect within the family so that any newcomer shall have an equal space and can do innovative things, constructive things and shall not felt left alone. ऐसा लगता है लोगों को कि फैमिली बिजनेस है, आ गए ज्वाइन कर लिया, इनकी क्या संघर्ष की कहानी होगी? क्या ये सच है कि कोई संघर्ष नहीं था या फिर था संघर्ष लेकिन उसका दायरा अलग था, उसका तरीका अलग था? तो संघर्ष देखो, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी विरासत को या किसी भी शुरुआत को किसी भी एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाने के लिए ताकत, मेहनत और एक सोच लगती है। तो वो सबकी संघर्ष हो सकता है हर समय के अलग रहते हैं।
किसी के समय के संघर्ष आज के समय और फ्यूचर के समय से अलग हो सकते हैं, बट हाँ सबके अपने चैलेंजेस रहते हैं। और हमारे भी टाइम पे अलग तरह के संघर्ष थे जो शायद हमें लगता है कि वो शायद फादर के टाइम पे नहीं थे, फादर्स को या ग्रैंडफादर को लगता है कि शायद इनको ईज़ है उन चीज़ों की, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि ईज़ है, और हम उन चीज़ों को ये सोचते हैं कि आज हमारे संघर्षों को हम और ईजी कर लेंगे और यूज टू हो जाएंगे, उनसे कुछ बेटर कर लेंगे एंड विल मेक अ स्पेस आउट ऑफ इट, जिसके अंदर एक अच्छी फाउंडेशन हम आगे बना सकें। तो चैलेंजेस रहे थे बट उन्हें सपोर्ट से, सिस्टम से मैनेज किया गया। आप सच बताइए, आपने कान में कोई ईयरपीस लगाया हुआ है? इतनी प्यारी बातें आप करते हैं, इतनी समझदारी वाली बातें आप करते हैं, दैट्स सो वंडरफुल टू लिसन टू। बहुत यू हैव अ वेरी मैच्योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, तो वो आप हमेशा रखें अपने साथ, ये हमारी आपके लिए दुआ होगी। अब हम आते हैं, आपने विजन की बात करी थी, तो विजन के अलावा एक और चीज़ है जो फैमिली बिजनेस या किसी भी बिजनेस में एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, वैल्यूज़। देखा ये गया है कि जनरेशन जैसे से आगे बढ़ती है, कई बार वैल्यू सिस्टम थोड़े वीक होते जाते हैं। व्हाट इम्पोर्टेंस डज योर फैमिली पुट ऑन द वैल्यूज़ एंड हाउ डू यू टेक इट फॉरवर्ड? सर, जो सबसे बड़ी वैल्यू हमने सीखी बिज़नेस के अंदर, जैसे हमारे को पढ़ाया गया था MBA में कि बिज़नेस इज़ अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, बट हमें फैमिली वैल्यूज़ में मिला कि बिज़नेस इज़ अबाउट गेनिंग कस्टमर्स एंड देयर ट्रस्ट एंड देयर लॉयल्टी एंड मेकिंग समथिंग वंडरफुल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो इन दो चीज़ों के बीच में ना मतलब जो लेयरिंग थी वो बड़ी ब्यूटीफुली हमने सीखी करते हुए कि प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज फॉर अ स्टेज बट क्वालिटी कैन नॉट। सो दैट्स अ विजन व्हेन वी आर स्टिक टू समथिंग। जब हम एक चीज़ पे बिल्कुल सोच लेते हैं कि हमने इस चीज़ से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना या इस चीज़ को लीगेसी को आगे रखना है, तो हम एक्चुअली में लीगेसी बिजनेस बना पाते हैं। तो वो यही सबसे बड़ी बात थी कि कस्टमर का ट्रस्ट, उसकी प्रोडक्ट की यूसेज, क्वालिटी और उसकी नीड्स को याद रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने हर डिसीजंस को लेते हैं, और इससे हमारे को सक्सेस मिलती है और मिलती आई है। और हमने देखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी अपनी आप ही कंपनीज़ की बनती है जब हम एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, उसकी जब डिमांड पॉपुलराइज होती है। कुछ सेगमेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स के ऐसे हैं जो कि कस्टमर्स सिर्फ नाम से ही मांगते हैं। जैसे हम उनके अंदर ये कह सकते हैं कि हाँ, हम मार्केट लीडर हैं उन क्वालिटीज़ के अंदर प्रोडक्ट के लिए कि हमने टेस्ट एसेंस डेवलप कर दिया है, और बाकी प्रोडक्ट्स भी हम उसके अंदर इवॉल्व कर रहे हैं उस तरह के टेस्ट बड्स कि कस्टमर सिर्फ जब प्रोडक्ट के बारे में आए तो नटराज को ही याद करें। अब बढ़ते हैं एक फटाफट वाले रैपिड फायर की तरफ। मतलब रैपिड फायर मतलब एक लाइन में नहीं, आप संक्षिप्त में जवाब देंगे। पहला सवाल, कोर फोकस आपके बिजनेस का क्या है? सर, हमारा कोर फोकस है कि अपने विजन को, जो क्वालिटी और ट्रस्ट और लॉयल्टी को इनोवेशन के थ्रू सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहना, जिसके अंदर हम अपनी टीम को स्ट्रेंथन अप रखते हैं और उसको ही फोकस करके आगे बढ़ाते हैं। आने वाले 10 सालों को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो शुरू से ही मानता हूँ कि जिस दिन मैंने स्टेप इन किया था इस बिज़नेस में, मुझे लगता था कि ये इंडस्ट्री के लिए गोल्डन एरा है। चाहे वो मार्केटिंग टर्म्स में था, डिजिटल रेवोल्यूशंस हमने पहले भी जाना है कि हमारे डिकेड्स में रही है, बट इतनी तेज़ वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है अराउंड द टेक्नोलॉजी कि हम AI की बातें करते हैं, हम नए नए मटेरियल साइंसेस की बातें करते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशंस की बातें करते हैं, न्यू एनर्जीज़ की बातें करते हैं। तो ये पूरा डिकेड मतलब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब ऐसा कोई भी जैसे एक हम कहते हैं ना टाटा अंबानी बिरलास का टाइम, मैं मानता हूँ कि डिकेड नए टाटा अंबानी बिरलास के जो ब्लैंक स्पेसेस हैं अपने नाम से भरने के लिए है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें कोई भी टेक्नोलॉजी को, विषय को समझ के उसके अंदर वर्क करना चाहिए कंसिस्टेंसी से, और सक्सेस और लीगेसी जैसे बिजनेसेस वो बना सकते हैं इस डिकेड के अंदर। ये बहुत प्यारा डिकेड है जिसके अंदर वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, इंडिया को बहुत चीज़ों का एक्सेस भी मिलता जा रहा है, और चाहे वो नीतियाँ हमारी केंद्र सरकार की हों, चाहे वो राज्य सरकार की हों, वो इतनी शानदार है कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। जैसे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर दिल्ली आए थे ये सोच के कि एक इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी वो इंडस्ट्रीज़ को हमने, अब हम देखते हैं कि हमने मल्टीपल स्टेट्स के अंदर प्लांट एक्सपेंशंस किए, मगर हमारा जैसे हरियाणा के अंदर हम वापस आते हैं, देखते हैं कि हाँ वो चीज़ें हमारे को मिली, वो एक्सपोजर, वो पॉलिसीज़, वो बिज़नेस सस्टेनेबिलिटीज़ मिली, तो हमने यहाँ पे यूनिट्स लगाई, दोबारा एक्सपेंड किया रोहतक में, यहाँ पर सोनीपत में। तो मतलब और एरा है सर, आई हैव कॉल्ड सो मैनी फॉरेनर्स टू दी इंडिया एंड वेरी प्राउडली दे कम कि येस, इंडिया इज़ अ कंट्री दैट नाउ वी नो कि वी वुड बी लव टू शेयर, व्हाट डू यू नीड नाउ।
अर्लियर लाइक इन 2017-18 देयर वाज अ प्रोजेक्ट आई वाज वर्किंग ऑन, मैं किसी काम कर रहा था किसी कार्यशैली पे प्रोजेक्ट के, तो मुझे ना कुछ सुनने को मिलता था कि नहीं ये चीज़ें हम नहीं शेयर करेंगे। जैसे हमने बड़े फेसबुक मीम्स वगैरह देखे हैं कि हमारे को गैलियम जैसा प्रोडक्ट भी सेमीकंडक्टर की कंट्रीज़ ने कुछ ने सपोर्ट नहीं किया समय रहते हुए, या हमारे स्पेस मिशंस में हमारी कंट्रीज़ के टैलेंट ने खुद किया। तो वो भी सहयोग अब करने के बाद हमारे को बाकी देशों से मिलता है, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। तो उन्हीं वजह से, बड़ी इनोवेशन की वजह से हमारे लिए छोटी इनोवेशन करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे को बाहर के लोग बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तत्पर हैं। हमारे को उनसे बात करनी आनी चाहिए, हमें अपनी बात की प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, समझना चाहिए कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और हम उनके लिए विन विन कैसे बनाएंगे अपने साथ में। तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसानी हुई है लाने के लिए, इसलिए वो डिकेड बहुत अच्छा है। इस समय बेहतरीन चीज़ें जा रही हैं, करना चाहिए, जितना इनोवेशन और जितनी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन कर सके करना चाहिए। नटराज ही क्यों? नटराज शिव जी की नृत्य वाली मुद्रा है, तो नटराज ही क्यों? सर नटराज जो है एक लॉर्ड शिवा की रिप्रेजेंटेशन है इन अ डांसिंग फॉर्म। इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, काइनेटिक्स, क्रिएटिविटी एंड वो जो एनर्जेटिक चीज़ है ना, मतलब एनर्जेटिक पावर वी इनबाइब, एंड वही चीज़ वो हमने अपने बिजनेस के अंदर, कल्चर के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर इनबाइब कर दी। तो जो वाइब मैच हुई कि एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, विजडम, काइनेटिक्स, सो द बेस्ट brand we could think my great grandfather could have made was Nataraj for the pipes and Tirpal and the plastic products, and now we feel it the perfect resonance for that. वंडरफुल वंडरफुल। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप दोनों भाइयों को देखकर और आपकी सोच को सुनकर मुझे ये लग रहा है कि इस ग्रुप को आप बहुत आगे और बहुत नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं होगी जब आप पॉलीमर्स से भी आगे निकल जाएंगे। हमसे बात करने के लिए विजनरीज ऑफ हरियाणा में बहुत बहुत धन्यवाद।